दुनिया की ऐसी कोई स्टेट नहीं जिसने कभी वार ना लड़ी हो या जिससे कभी वार ना लड़ी गई हो। कोई शख्स किसी शख्स के साथ लड़ा होता है, कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ लड़ी होती है, कोई मज़हब किसी दूसरे मज़हब के साथ लड़ा होता है। ऐसे ही दुनिया चलती आ रही है। तो दुनिया में बहुत सारी वार होती रही हैं और दुनिया में बहुत सारी वार हो चुकी हैं। मैं बात करूंगा 30 ईयर वार की, जो कि 1618 से स्टार्ट होती है और 1648 में एंड होती है, जिसमें अराउंड 4,50,000 लोगों की जान जाती है। जो भी वार होती है उन वार को रोकने के लिए कोई ना कोई ट्रीटी साइन की जाती है या कोई कांग्रेस बुलाई जाती है और दुनिया में दोबारा पीस कायम किया जाता है। इसी तरह बहुत सी वार होती रही और उन वार्स को रोकने के लिए ट्रीटी साइन होती रही, कांग्रेस बुलाई गई और उन वार्स को रोका गया और दुनिया में पीस कायम किया गया। लेकिन वो पीस काफ़ी देर तक मेंटेन नहीं रह सका। बहुत सी ऐसी ट्रीटीज़ बनाई गई जो कि कुछ सालों के बाद वो ट्रीटीज़ ख़त्म हो जाती है और दोबारा कोई किसी न किसी कंट्री में वार स्टार्ट हो जाती है और फिर उस वार को रोकने के लिए दूसरी ट्रीटीज़ बनाई जाती हैं। जैसे कि 1618 30 ईयर वार होती है 1618 से 1648 तक। उस वार को रोकने के लिए ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बनाई जाती है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन की जाती है, जिसको वेस्टफेलियन सिस्टम भी कहा जाता है। इस वेस्टफेलियन सिस्टम के बाद एक प्रॉपर स्टेट्स की डेफिनेशन भी हमारे पास आगे की स्टेट होती क्या है और इसके बाद ही हमें पता चला सॉवरेनिटी क्या होती है। इसके बाद नॉन इंटरवेंशन ख़त्म हो गई। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं हमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद पता चली। इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद बहुत से और भी दोबारा जो है दुनिया का जो पीस था वो मेंटेन ना हो सका और दोबारा वो डिस्टर्ब हो गया और फिर दोबारा उस पीस को मेंटेन करने के लिए दूसरी ट्रीटीज़ बनाई गई। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद बहुत सारे रेवोल्यूशंस आ गए, जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशंस आ गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, सर्केशियन रेवोल्यूशन आ गया, हाइटियन रेवोल्यूशन आ गया, सर्बियन रेवोल्यूशन आ गया, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आ गई, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आ गई। ये पूरे के पूरे मतलब ईयर्स इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद होते रहे हैं। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जब साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, 30 ईयर्स वार को रोका, दुनिया में दोबारा पीस कायम किया, पीस मेंटेन हुआ। लेकिन ये पीस मेंटेन ज़्यादा देर तक ना रह सका। फिर उसके बाद किसी फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1789 से 1799 तक। 1799 को उस फ्रेंच रेवोल्यूशन को नेपोलियन हाईजैक कर देता है। नेपोलियन के हाईजैक करने के बाद नेपोलियन एक वार स्टार्ट हो जाती है, जो कि 1803 तक से लेकर 1815 तक नेपोलियन एक वार स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें 2 वार में नेपोलियन हार जाता है। तो उसके बाद 1815 को नेपोलियन को किसी जजीरे में फेंक दिया जाता है और नेपोलियन की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद इस दोबारा दुनिया के पीस को, दुनिया की ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कांग्रेस ऑफ वियना बुलाई जाती है, वियना के शहर में, और उसको कांग्रेस ऑफ वियना कहा जाता है 1815 में। कांग्रेस ऑफ वियना भी कुछ देर तक अपनी तरफ से अपनी कोशिश करती है और कामयाब रहती है। फिर उसके बाद क्रीमियन वार स्टार्ट हो जाती है। क्रीमियन वार स्टार्ट होती है 1854 को। क्रीमियन वार के बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जाहिर सी बात है, अगर जर्मनी को यूनिफाइड किया जा रहा है तो पीसफुली तो यूनिफाइड नहीं हो सकती। कोई स्टेट पीसफुली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती और ना ही कोई स्टेट पीसफुली बन सकती है। ठीक है, तो उसके लिए भी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में भी बहुत सी वार्स हुई, लोगों को मारा गया, कंट्रीज पे अटैक किया गया, कॉन्फ्लिक्ट होते रहे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद आर्मेनियन जेनोसाइड भी हुआ, जिसको आर्मेनियन मैसेकर भी कहा जाता है टर्की में। फिर उसके बाद आर्मेनियन जेनोसाइड के बाद, आर्मेनियन मैसेकर के बाद, एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत बड़ी वार लड़ी जाती। उस वक्त की बहुत बड़ी वार थी वो, जिसको वर्ल्ड वार 1 कहा जाता है, जो कि स्टार्ट हुई 1914 को और 1918 को एंड होती है। अब यहाँ पे वार हुई है, इस वार को रोकने के लिए भी एक दूसरी ट्रीटी बनाई जाती है, दूसरा लोगों को बुलाया जाता है, कांग्रेस बुलाई जाती है, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो साइन की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ हिटलर को या जर्मनी को फोर्सफुली साइन करवाई जाती है और उसको रोका जाता है उस कॉन्फ्लिक्ट से। फिर उसके बाद
ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो साइन होती है 1919 को साइन होती है। फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 1 के बाद लीग ऑफ नेशन साइन की जाती है 1920 में। 1920 के बाद दोबारा हिटलर का फाशिस्ट का राइज होता है इटली में और जर्मनी में। जर्मनी में हिटलर और इटली में मोसोलिनी। हिटलर जो कि अपने रिवेंज को उस वर्ल्ड वार 1 को सोच के आगे चलता है और वो चाहता है कि मैं पूरी मतलब अपने यूरोप में इसमें पूरी दुनिया में मेरी हुकूमत हो और मैं पूरी दुनिया को चलाऊं। इसी सोच को लेकर वे दूसरी डिफरेंट स्टेट्स में अटैक करता है, उस पर उनको एनेक्स करता है। लास्ट अटैक जो ये करते हैं पोलैंड पे अटैक करते हैं। उस पोलैंड को अटैक करने के बाद लीग ऑफ नेशन पहले कुछ नहीं करती, जैसे कि अब फ़लस्तीन और इजराइल का इशू चल रहा है, यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर रही। उस वक्त लीग ऑफ नेशन भी कुछ नहीं कर रही थी हिटलर को देख के, जब हिटलर दूसरी कंट्रीज पे अटैक कर रहा था। जब लीग ऑफ नेशन ने देखा कि हिटलर अब ज़्यादा बढ़ रहा है और पोलैंड पे भी अटैक कर दिया है उसने, फिर उसके बाद लीग ऑफ नेशन अपने एक्शन पे आता है और दूसरी जो स्टेट्स होती हैं वो जर्मनी पे अटैक कर देती हैं और हिटलर पे अटैक वार डिक्लेयर कर देती हैं। फिर उसके बाद जर्मनी पे अटैक करने के बाद जैसे कि आपको पता है, जैसे वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई ऐसे ही दोबारा वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वार जो स्टार्ट होती है, एक कंट्री पे अगर आप अटैक करते हैं तो उस कंट्री के जो अलाइज होते हैं वो भी अलाइज आप पे अटैक करते हैं। फिर ऐसे ही करके जिस कंट्री का जिसके साथ अलाय होता है, या वो डिफेंस का होता है या इकोनॉमी का होता है, किसी का भी हो, लेकिन उनका एक एग्रीमेंट होता है कि अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो हम भी उस पर अटैक करेंगे। तो उसी अलायंस को लेकर ये वर्ल्ड वार 2 भी स्टार्ट हो जाती है। और उस वर्ल्ड वार 2 को रोकने के लिए ये हमारी सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस का एक ही हदफ था, दुनिया में दोबारा पीस कायम किया जाए। अब भी यूनाइटेड नेशन, अब किसी भी कंट्री में अगर कोई मसला होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यूनाइटेड नेशन उस पर इंटरफेयर करता है और उस मसले को हल करता है। ऐसे ही जैसे कि अज़रबैजान और आर्मेनिया का मसला इशू हुआ, उस पर भी यूनाइटेड नेशंस को रोल प्ले करना पड़ा अपना। और इसके साथ साथ जैसे कि रशिया और यूक्रेन का इशू हुआ, इसमें भी यूनाइटेड नेशन नेटो और इसका भी हाथ है, वो भी अपने रोल प्ले करना पड़ता है उनको। और अभी जैसे कि फ़लस्तीन और इजराइल का इशू चल रहा है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन बिल्कुल खामोश है। क्यों खामोश है? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में 5 वीटो पावर्स होती हैं। उन 5 वीटो पावर्स, अगर 5 वीटो पावर्स किसी के हक में वोट देते हैं तो वो मंजूर हो जाता है और वो वहाँ पे की जाती है। जैसे कि कश्मीर का इशू चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। जब पाकिस्तान कोई भी इशू लेके जाता है कश्मीर के लिए, कश्मीर के इशू को रिजोल्व कराने के लिए यूनाइटेड नेशंस में, तो यूनाइटेड नेशंस में बैठे 5 वीटो पावर्स में से कुछ वीटो पावर्स के जो अलाइज हैं वो इंडिया के अलाइज हैं, जो कि इंडिया के साथ हैं। और वो चाहते हैं जब इंडिया हाँ करेगा तब हम कश्मीर के लिए कोई फैसला करेंगे। जब तक इंडिया कोई एक्शन नहीं लेता तो हम भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडिया के अलाइज हैं। ऐसे ही ये फ़लस्तीन और इजराइल का जो इशू चल रहा है, इजराइल के हिमायती बैठे हुए यूनाइटेड नेशंस में और कोई फैसला नहीं ले रहे फ़लस्तीन के लिए।